नमस्कार मित्रों, सबको यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी मुझे जानते हो, हम इतिहास के स्रोत पढ़ रहे थे। आइए हम इतिहास के बारे में बात करते हैं। इतिहास के जो स्रोत हमने पढ़े उसमें 3 प्रकार के स्रोत मैंने आपको बताए। उसके अंदर हम अभिलेख पढ़ रहे थे, शिलालेख पढ़ रहे थे। तो प्यारे मित्रों, आओ आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे जो अगला जो शिलालेख था अपना वो है गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी का शिलालेख हमको 200 ईसा पूर्व कहां से मिला? नगरी चित्तौड़गढ़ से। कहां से मिला? नगरी चित्तौड़गढ़ से। इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि गोसुंडी का शिलालेख कहां पर मिलता है। तो ये हमको कहां से मिला? चित्तौड़गढ़ में मिला। अब इसके बारे में जो प्रश्न आता है, दूसरी चीज जो इसको खोजा था, वो खोज की थी इसकी, वो खोज करने का कार्य क्या था? D.R. भंडारकर ने। D.R. भंडारकर ने। इसके बाद में अगर अपन इसके बारे में ज्यादा जाने तो गोसुंडी का जो शिलालेख है इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात क्या है? तो देखो आप, महत्वपूर्ण बात यह है कि वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख। वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखना मित्रों कि गोसुंडी का शिलालेख इसकी विशिष्टता यह है कि यह वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। इसके अलावा इस शिलालेख में और क्या महत्वपूर्ण है? तो देखो, इस शिलालेख में अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन, भागवत धर्म का प्रचार, का वर्णन मिलता है। का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है प्यारे मित्रों, अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत धर्म का प्रचार भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं कि वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो कौन सा माना जाता है? गोसुंडी का अभिलेख माना जाता है। और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन, भागवत धर्म का प्रचार हमको इस शिलालेख के माध्यम से मिलता है। तो मित्रों, गोसुंडी के शिलालेख को आप ध्यान रखना, ये 3 चीजें इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। वो देखो आप, गोसुंडी का शिलालेख कहां से मिला? नगरी चित्तौड़गढ़ से मिला। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख या शिलालेख इसको माना जाता है। और इसमें किसका वर्णन मिला? तो इसमें एक तो अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन का और इसके बाद भागवत धर्म का प्रचार प्रसार का वर्णन इसके अंदर अपन को मिलता है। इसके बाद चलते हैं प्यारे मित्रों अपन अगले की ओर। तो अगला जो हमारा शिलालेख है वो है बसंतगढ़ का शिलालेख। देखिए, आपको मैंने पहले ही वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया था कि बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ है। तो नॉर्मली अपन को याद होना चाहिए कि बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही के अंदर माउंट आबू में है। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। कहां पर मिला है अपन को? माउंट आबू सिरोही में। और ये अपन को मिला 625 ईस्वी में। कब मिला ये? 625 ईस्वी में। इसके अंदर महत्वपूर्ण क्या है? कर देखो, इसके अंदर महत्वपूर्ण आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि बसंतगढ़ के शिलालेख जो इसका निर्माण करता था, निर्माणकर्ता अर्बुद प्रदेश का स्वामी जो कहलाता था वह था बरगुला।
इसके समय का ये माना जाता है। इसके बाद में अगर एक इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में अपन जानना चाहें तो इसके बारे में मेरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थानादित्य शब्द का वर्णन, राजस्थान शब्द का वर्णन मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप अवश्य ध्यान रखें कि राजस्थानादित्य शब्द का वर्णन हमको किस शिलालेख में मिलता है। तो वह शिलालेख है हमारे पास बसंतगढ़ का शिलालेख, और यह हमको कहां से मिलता है? माउंट आबू सिरोही से। यहाँ पर एक माता जी का मंदिर है, सीमल माता मंदिर, जो प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सीमल माता मंदिर किस जिले में स्थित है। तो प्यारे मित्रों, आप उसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। सीमल माता का मंदिर सिरोही जिले में स्थित है। अब प्यारे मित्रों, अपन बात करें कंसुआ के शिलालेख की, तो ये जो शिलालेख है ये अपन को मिला था कंसुआ गांव के निकट, कंसुआ के निकट। ये कहाँ मिला अपन को? ये कोटा जिले में मिला। कहाँ मिला? कोटा जिले में मिला। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण जो बात है, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि इसमें मौर्य राजा धवल का वर्णन मिलता है। मौर्य वंशी राजा धवल का वर्णन, मौर्य वंशी राजा धवल का वर्णन इसके अंदर अपन को मिलता है। और अगर इसके बारे में एक चीज और लिखना चाहे तो इसके बाद इस शिलालेख के बाद मौर्य वंश का उल्लेख किसी भी शिलालेख में नहीं मिलता है। यह भी अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर जो चीज ध्यान रखना, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मौर्य वंश का वर्णन हमको किस शिलालेख में मिलता है और ये कहाँ है। तो ये साहब अपन को कंसुआ कोटा के निकट मिलता है, और इसमें मौर्यवंशी राजा धवल का वर्णन है। किसका वर्णन है? मौर्यवंशी राजा धवल का वर्णन है। और अगर अपन इस शिलालेख के बारे में विस्तार से बात करें तो इतना सही है कि इस शिलालेख के अलावा किसी अन्य शिलालेख में इसके पश्चात कोई भी मौर्य वंश के शासक का वर्णन नहीं मिलता है। अब अपन बात करें बिट्टू के शिलालेख की, तो मित्रों बिट्टू का शिलालेख कहाँ मिला? बिट्टू का शिलालेख मिला साहब पाली जिले में। कहाँ मिला? पाली जिले में। और ये कब मिला? 1273 ईस्वी के आसपास मिला। अब इसके बारे में भी जानने का प्रयास करें तो इसमें एक ही चीज है कि आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि मारवाड़ का आदि पुरुष किसको कहा जाता है। तो राठौड़ों का आदि पुरुष, राठौड़ों का आदि पुरुष रावसिंहा का वर्णन। अब इसमें वर्णन क्या मिला? वर्णन ये मिला कि रावसिंहा सेतु कंवर का पुत्र था। किसका पुत्र था? सेतु कंवर का पुत्र था। तो ये इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है कि बिट्टू के शिलालेख में क्या वर्णित है कि राठौड़ों का जो मूल पुरुष है, राठौड़ों का जो आदि पुरुष है, जिसको अपन बोलते हैं आदि पुरुष या मूल पुरुष, वह रावसिंहा
किसका पुत्र था, इसके संबंध में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, बाकी इसमें कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगर बात करें आगे अपन, तो हमारे पास आता है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति प्यारे मित्रों, ये अपन को मिलता है, कहाँ मिलता है, ये मिलता है अपन को एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में। कहाँ मिलता है, एकलिंग जी के मंदिर में मिलता है साहब, और ये मिलता है उदयपुर जिले में। अब क्या है इसके अंदर इंपोर्टेंट चीज क्या है, इंपोर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि बप्पा रावल से लेकर, बप्पा रावल से लेकर राणा सांगा तक के शासकों का वर्णन है। शासकों की वंशावली, यूं बोल सकते हैं अपन, वंशावली का वर्णन अपन को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद में अगर बात करें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है, तो बप्पा रावल से लेकर के हमको राणा सांगा तक के शासकों का वर्णन मिलता है। अब साहब आगे बात करें तो एक इम्पोर्टेंट चीज और है इसमें कि अपन बात कर रहे थे कि बप्पा रावल से लेकर राणा सांगा तक के शासकों का वर्णन इसमें मिलता है। अब इसमें एक चीज है जगन्नाथ राय प्रशस्ति में कि जगदीश मंदिर उदयपुर, जगदीश मंदिर उदयपुर का जगत सिंह द्वारा पंचायतन शैली में निर्माण करवाने का उल्लेख मिलता है। जगदीश मंदिर के निर्माण का उल्लेख अपन को मुख्य रूप से इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर एक और चीज है, आप उसको अच्छे से देखना कि हल्दीघाटी युद्ध, सिरोंज के विनाश, सिरोंज का विनाश व जगत सिंह के युद्धों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। और अगर अपन एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, अपन बात करें इसके रचनाकार की, तो जो इसका रचनाकार या रचयिता था वह था कृष्ण भट्ट। ध्यान रखना मित्रों, इसका रचनाकार कौन था, कृष्ण भट्ट। और अगर सूत्रधार की बात करें तो भाणा, कौन था इसका सूत्रधार, भाणा था, इसका सूत्रधार भाणा था, ध्यान रखें। इसके बाद में अपन अगले आगे बात करते हैं रणकपुर प्रशस्ति की। तो जैसा कि रणकपुर को आप सभी लोग जानते हो, रणकपुर कहाँ स्थित है, रणकपुर पाली में स्थित है। स्थान कहाँ है, ये स्थान कहाँ है साहब, रणकपुर पाली में, रणकपुर पाली में अपन को ये स्थान मिलता है। वहीं से अपन को ये शिलालेख मिला था। इस शिलालेख में क्या वर्णन है, तो इस शिलालेख में इतना सा ही वर्णन है कि जो रणकपुर शिलालेख है
संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। और अगर इसके आगे अपन बात करें तो महाराणा कुंभा की विधियों का उल्लेख है, महाराणा कुंभा की विधियों का उल्लेख। तो मित्रों इसमें क्या मिलता है, महाराणा कुंभा की विधियों का उल्लेख अपन को मिलता है। इसके बाद में हम बात करें तो इसमें एक चीज और है, इसका रचनाकार या सूत्रधार अपन बोल सकते हैं, इसका जो रचनाकार था वह था देपा, देपा या देपाक भी मिलता है इसका नाम, शिल्पकार जो इसका रचनाकार था। अब इसकी बात करें अपन आगे तो यहाँ पर जो अपन ने 4-5 लोग पढ़े, इसमें महत्वपूर्ण चीज जो थी उसके बारे में चर्चा करते हुए आपसे चल ही रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से ध्यान रखते हुए चलेंगे कि कौन सा शिलालेख इसके द्वारा लिखा गया, इसका लेखक कौन था, रचनाकार कौन था, रचयिता कौन था, इसमें क्या क्या चीज का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा चल ही रही है। तो मित्रों एक बार इसको देखेंगे वापस कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको वापस चलते हैं अपन कि गोसुंडी का शिलालेख कहाँ मिला, नगरी चित्तौड़गढ़ से मिला और इसकी खोज डीआर भंडार के द्वारा की गई। कई शिलाखंडों में टूटा हुआ मिला है, पहली चीज तो ये, और वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख, वेरी इंपोर्टेंट, और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन और भागवत धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख अपन को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद अपन बसंतगढ़ की बात करेंगे तो बसंतगढ़ में ज्यादा कुछ नहीं है, माउंट आबू शिलालेख में 625 ईस्वी में मिला और इसमें ये किसके निर्माण का, किसके शासन काल की बात करें तो वर्मला प्रदेश का स्वामी था उसकी बात है। और राजस्थान द्वितीय शब्द का वर्णन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट यही है कि राजस्थान द्वितीय शब्द का वर्णन हमको इसके अंदर मिल जाता है। कंसुआ शिलालेख अपन को कंसुआ कोटा के आसपास मिला और इसमें मौर्य वंश का वर्णन मिलता है, मौर्य वंश जो राजा का धवल उसका ही वर्णन मिलता है। इसके पश्चात किसी अन्य शिलालेख में मौर्य वंश का वर्णन अपन को नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करें बिट्टू की शिलालेख की तो ये पाली में है, 1273 ईस्वी के आसपास अपन को मिला। ये राठौड़ों के आदि पुरुष जो था रावसिया, उसके संबंध में हमको उल्लेख प्राप्त करवाता है। और इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये रावसिया सेतु कंवर का पुत्र था, ऐसा इस शिलालेख के अंदर लिखा हुआ है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति की बात करें अगर अपन तो ये जगन्नाथ राय प्रशस्ति एक लिंग जी के मंदिर में उदयपुर में स्थित है और इसके अंदर बप्पा रावल से लेकर के राणा सांगा, बप्पा रावल से लेकर के राणा सांगा तक की जो मेवाड़ की भोईर वंश की वंशावली है उसका वर्णन अपन को यहाँ मिलता है। इसके बाद जगदीश मंदिर जो था उदयपुर में, जिसको स्वप्न में बना हुआ मंदिर भी कहते हैं, तो ये जगदीश मंदिर है, इसमें जगत सिंह द्वारा पंचायत शैली में इसका निर्माण करवाया गया, इस चीज का इसमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध का, सिरोंज के विनाश का युद्ध जो हुआ उसका, और जगत सिंह ने जो अनेक युद्ध लड़े उसमें विजयों का उल्लेख भी इसके अंदर अपन को मिल जाता है। और रचनाकार इसका कृष्णभट्ट को माना जाता है और सूत्रधार इसका भाणा माना जाता है। इसके अलावा रणकपुर प्रशस्ति की अगर अपन बात करें तो ये पाली जिले में मिली और पाली जिले में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण ये प्रशस्ति हमको महाराणा कुंभा की विधियों या जो उसकी उपाधियां हैं, महाराणा कुंभा की विधियों और उसकी उपाधियां, उपाधियों जिसको विरुद्ध भी बोल सकते हैं अपन, विरुद्धों या उपाधियों का वर्णन अपन को इसके अंदर उल्लेख इसके अंदर मिल जाता है। इसके बाद में अगर अपन इसके रचनाकार की बात करें तो देवबाग नामक शिल्पी ने इसकी रचना की थी। तो प्यारे मित्रों अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस शिलालेख में अपन बात कर रहे थे
आगे चलते हैं। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख प्यारे मित्रों अपन को उदयपुर से मिला। कहां से मिलता है? उदयपुर से मिलता है। अब श्रृंगी ऋषि के शिलालेख में महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसकी रचना जो थी योगेश्वर ने की थी। जो रचना और जो इसका सूत्रधार था, जो सूत्रधार था इसका वो था फना। क्या नाम था? फना। इसके अलावा इसकी बात करें तो ये राणा मोगल के समय का है। किसका वर्णन करवाता है? राणा मोगल के समय का शिलालेख। इसमें मेन मुख्य क्या मिला? इसमें राणा मोगल जयद्रथ सिंह इसके अलावा लक्ष्य सिंह व क्षेम सिंह का वर्णन मिलता है। इसमें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या मिला? महत्वपूर्ण चीजें कि रचना योगेश्वर ने की और सूत्रधार इसका बाणा था। ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि श्रृंगी ऋषि का शिलालेख कहाँ मिलता है, तो ये उदयपुर में। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। राणा मोगल के समय का है, विशेष रूप से यह भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें महाराणा लाखा के समय का वर्णन दिया गया है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कुंभलगढ़ शिलालेख, जो अपन को मिला था 1460 ईस्वी में। ये मिला अपन को राजसमंद से। कहां से मिला? राजसमंद से। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है साहब? पहले तो अपन बात करें तो कुंभलगढ़ का शिलालेख जो इसका रचयिता है, रचनाकार जो है इसका, वह है महेश भट्ट। लेकिन कुछ लोग कान्हा व्यास को भी इसका रचनाकार मानते हैं, तो आप ये भी स्पेशल ध्यान रखें कि महेश भट्ट के साथ साथ कान्हा व्यास को भी आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण क्या चीज है? महत्वपूर्ण यही है कि इसमें राणा हमीर को विषम घाटी का पंचांग कहा गया है। राणा हमीर को विषम घाटी, प्रश्न आ चुका है, विषम घाटी का पंचानन कहा गया है। वेरी इंपोर्टेंट चीज है अपने लिए, इसको याद रखना है आपको कि किस शिलालेख में राणा हमीर को विषम घाटी का पंचानन कहा गया है। इसमें जयद्रथ सिंह की वागड़ विजय का उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें
चित्तौड़ में चित्रांग तालाब, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण आदि का उल्लेख भी मिलता है। तो महत्वपूर्ण चीज आपके लिए जो है अमीर को विषम घाटी का पंचालन कहा गया है। और कोई जगह पूछे तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जेत्र सिंह की बागर विजय का उल्लेख भी इसके अंदर हमको मिलता है। इसके बाद प्यारे मित्रों अपन बात करेंगे आमेर की। तो आमेर का जो शिलालेख मिला वो जयपुर में मिला। अपन को जयपुर में कब मिला? 1612 ईस्वी को अपन को ये शिलालेख मिलता है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि आमेर के शिलालेख में जो इम्पोर्टेंट है, मान सिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें आगे बढ़ी तो इसमें वेरी इंपोर्टेंट चीज है, कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ये आ जाता है और आ भी सकता है, ध्यान रखें। कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। इसके अंदर वैसे कछवाहा वंश की ही उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें कछवाहा वंश या आमेर रियासत बोल सकते हैं, आमेर रियासत व मुगल साम्राज्य की निकटता का बोध। इसके अलावा इसमें भारमल, भगवंत दास आदि राजाओं की वंशावली दी गई है। वंशावली का वर्णन अपन को मिलता है। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर जो अपने लिए दो इंपोर्टेंट चीज है आमेर के शिलालेख में, वो दो यही है कि ये जयपुर से मिला और इसमें जमुआ रामगढ़ के निर्माण का उल्लेख अपन को मिला, जो किसके द्वारा करवाया? मानसिंह के द्वारा। इसके अलावा कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है, किस शिलालेख में कहा गया है? तो वह है आमेर का लेख या आमेर के शिलालेख में इसको कहा गया है। इसके अलावा अपन बात करें मानमुरी का शिलालेख अपन को 800 ईस्वी के आसपास ये चित्तौड़गढ़ से मिला। तो और ये कहां से मिला? मानसरोवर झील की पहाड़ पर, मानसरोवर झील की
पाल पर अपन को ये शिलालेख मिला। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो साहब इसकी खोज किसने करी? तो खोज करी साहब इसकी 800 ईस्वी के आसपास अपन बात करें तो खोज करी थी कर्नल जेम्स टोड ने, जिसको आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास का पितामह जिनको कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड ने। एक तो ये इंपोर्टेंट हो गया इसके लिए कि मानगौरी के शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई। अब इसमें क्या उल्लेख मिलता है? तो एक वेरी इंपोर्टेंट चीज है इसमें विभिन्न प्रकार के करों, विभिन्न करों या टैक्स का करों का प्रयोग या स्त्रियों की देखभाल, स्त्रियों की देखभाल की उचित व्यवस्था का उल्लेख हमको मिलता है साहब। वेरी इंपोर्टेंट चीज यह है इसमें कि कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय अत्यधिक भारी होने के कारण इसको समुद्र में फिकवा दिया था, समुद्र में फिकवा दिया था। तो वेरी इंपोर्टेंट चीज है अपने लिए, इसको भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। इसके बाद में अपन इसको एक बार देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या है। कि श्रृंगी ऋषि का शिलालेख उदयपुर में हमको कहां से मिला? तो ये उदयपुर में 1427 ईस्वी के आसपास मिला। रचनांगेश्वर ने सूत्रधार इसका बना था, राणा मोगल के समय का है और इसमें मोगल जयद्रथ सिंह, लक्ष्य सिंह और सेम सिंह की विजयों का उल्लेख या वंशावली का उल्लेख मिलता है। कुंभलगढ़ के अंदर मुख्य रूप से हमीर को विषम घाटी का प्रचार कहा गया। ध्यान रखना रचनाकार महेश भट्ट है, कुछ लोग उसको खाना व्यास भी मानते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज है, जयद्रथ सिंह की वागड़ विजय का उल्लेख भी यहाँ पर अपन को मिलता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, चित्रांग तालाब का निर्माण या फिर कुछ भी अन्य चीजें जो चित्तौड़ में निर्मित हुई उनके संबंध में भी इसका उल्लेख अपन को मिलता है। इसमें मिलता है कुंभलगढ़ शिलालेख में जो राजसमंद में स्थित है। इसके बाद में अपने पास है आमेर का शिलालेख जयपुर से मिला। इसमें जमवारामगढ़ के निर्माण का उल्लेख अपन को मिलता है जो मानसिंह के द्वारा निर्मित करवाया गया। महत्वपूर्ण वेरी इंपोर्टेंट चीज यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि शिलालेख में कछवा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है, तो वह है आमेर का शिलालेख। आमेर रियासत मुगल साम्राज्य के अंतर्गत थी और उससे निकट थी, तो उसका संबंध में भी कुछ उल्लेख इसमें मिलता है। और इसमें बारमल और बागमदास आदि शासकों की वंशावली का वर्णन भी इसमें हमको मिलता है। लास्ट में जो अंतिम आता है अपने पास मानमौली का शिलालेख। इस मानमौली के शिलालेख के संबंध में चर्चा करते हैं। चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर झील की पहाड़ पर मिला। खोज कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई थी। इसमें विभिन्न प्रकार के करों का उचित प्रयोग और स्त्रियों की देखभाल की उचित व्यवस्था के संबंध में उल्लेख मिलता है, जिसको कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। लेकिन जब इसको जहाज में रख करके ले जा रहे थे तो अत्यधिक वजन होने के कारण जब जहाज डूबने लगा तो आखिरकार उनको इसको समुद्र में फिकवाना पड़ा। तो यह जो मानमौली का शिलालेख कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अत्यधिक वजनी होने के कारण समुद्र में फिकवाया गया था। तो इसके बाद अपन चलते हैं, तो अब अपन फारसी के लेखों के संबंध में बात कर लेते हैं। फारसी के ज्यादा लेख नहीं है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि जो शिलालेख है इसमें जो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई है आप इन पर फोकस करें। प्रश्न यहीं से पुट अप होकर के एग्जाम के अंदर आता है। तो अब अपन फारसी के लेखों में भी जो अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं और इनसे ज्यादा कहीं पूछा भी नहीं जाता है, आज दिन तक यही पूछा गया है,
तो अपन इनके संबंध में भी चर्चा कर लेते हैं। 3-4 ये भी यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है उर्दू फारसी के लेखों से भी। तो अपन यहाँ से भी चर्चा कर रहे हैं कि अजमेर का जो अभिलेख है ये अपन को कहाँ मिलता है, ये मिलता है ढाई दिन के जोड़ने में। कहाँ मिलता है, ढाई दिन का जोपड़ा। ये कहाँ है मित्रों, ये अजमेर के अंदर है। ढाई दिन का जोपड़ा कहाँ है, अजमेर के अंदर। अपन को कब मिलता है ये 1200 ईस्वी के आसपास अपन को ये शिलालेख मिलता है। अब महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो महत्वपूर्ण चीज यही है प्यारे मित्रों कि इसमें हिंदू इमारतों के स्थान पर मुस्लिम विजयों के साथ परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। परिवर्तन का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो हिंदू शासक थे उनको हराने जब मुस्लिम शासक यहाँ पर राज करने लगे तो उन मुस्लिम शासकों में से कुछ मुस्लिम शासकों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के हिसाब से हिंदू इमारतों को तोड़ा और हिंदू इमारतों को तोड़ के उनकी जगह मुस्लिम इमारतें बनाई। मतलब उनको तोड़ तोड़ के मुस्लिम इमारत उन्होंने खड़ी करी। तो इसमें मुख्य रूप से यह मिलता है। तो आप ध्यान रखें कि हिंदू इमारतों में वो मुस्लिम इमारतों में परिवर्तन करने का उल्लेख किस अभिलेख में हमको मिलता है, तो प्यारे मित्रों वो मिलता है अपन को अजमेर का जो ढाई दिन के जोपड़े में लगा हुआ अभिलेख है उसके अंदर मिलता है। ध्यान रखें हिंदू इमारतों को मुस्लिम इमारतों के रूप में परिवर्तन करने का उल्लेख कहाँ मिलता है अपन को, अजमेर के अभिलेख में मिलता है। इसके बाद अपन बात करें तो साहब अपना दूसरा जो आ जाता है दहाई भाई पीर की दरगाह का अभिलेख। ये भी वेरी इंपोर्टेंट है। ये 1325 ईस्वी के आसपास अपन को चित्तौड़गढ़ में मिला था। कहाँ मिला, दहाई भाई पीर की दरगाह के में लगा हुआ है जो कहाँ मिला अपन को, ये चित्तौड़गढ़ में मिला। अब ये इंपोर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखिए आप। दहाई भाई पीर की दरगाह में मुख्य रूप से अपन को क्या मिला, इसमें चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। खिजराबाद का होने का उल्लेख मिलता है। यह भी आप इस विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अंदर भी यही प्रश्न अधिकांश पूछा जाता है। तो हमारे लिए ये वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि भाई चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किस अभिलेख के अंदर हमको मिलता है। तो आपको यह आंसर ध्यान रखना है, दहाई भाई पीर की दरगाह चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके बाद में अपन बात करें शाहबाद अभिलेख का 1679 ईस्वी के आसपास ये कोटा में मिला। 1679 में कहाँ मिला, कोटा में मिला। अब प्यारे मित्रों इसके अंदर महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इसमें मुगल प्रशासन के संबंध में ही ज्यादा चर्चा है। एक तो इसमें औरंगजेब द्वारा वसूल किए गए करों का उल्लेख अपन को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद में नॉर्मली अपन एक चीज और बात करें तो यहाँ पर अपन को मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन अपन को मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत विशेषकर ध्यान रखना निर्णय व्यवस्था, निर्णय करने की जो इनकी प्रक्रिया थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी।
तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा जो कर वसूल किए गए उनका डिटेल से वर्णन मिलता है। इसके अलावा मुगल साम्राज्य में जो निर्णय व्यवस्था या फिर जो प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद थी, इन्होंने किस प्रकार से डिसीजन स्टेटमेंट दिए थे, तो उसके आधार पर यह वर्णन मिलता है अपन को। एक अपने पास लास्ट नंबर पे बच जाता है ये सैयद हुसैन की दरगाह का अभिलेख। तो ये जो अभिलेख है प्यारे मित्रों, ये जो अभिलेख अपन को मिलता है ये अजमेर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अजमेर से मिलता है। 1813 ईस्वी के आसपास की ये मिलता है अपन को। तो अपन इसके संबंध में एक दो चीज ध्यान रखेंगे। इसमें मराठों की दानशीलता का उल्लेख, दानशीलता का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बात करें अपन, तो इसमें जो बात कर रहे हैं अपन मराठों की, तो यहाँ पर गुमान जी सिंधिया ने दालान निर्माण के लिए धन दिया था, या अत्यधिक बोल सकते हो पैसा दिया था, धन दिया था। तो यहाँ पर ये चार फारसी उर्दू के अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, इनको अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि अजमेर का अभिलेख दिन के जो अजमेर में अपन को मिलता है। इसमें मुख्य रूप से अपन को जो मिला वो यही मिला कि भाई हिंदू इमारतों में जो परिवर्तन आया मुस्लिम विजय के साथ साथ, उसी का उल्लेख अपन को यहाँ मिला। इसके अलावा दरियाई पीर की दरगाह जो चित्तौड़गढ़ में अपन को मिलती है, इसमें चित्तौड़ का नाम मात्र खिजराबाद हमको मिलता है। इसके अलावा शाहबाद का जो अभिलेख है कोटा में, उसमें विशेष रूप से औरंगजेब द्वारा वसूल किए गए करों का उल्लेख है, और मुगल साम्राज्य की निर्णय व्यवस्था का भी इसमें उल्लेख अपन को मिलता है। सैयद हुसैन दरगाह का अभिलेख अपन को अजमेर से मिला, और इसमें मराठों की दानशीलता का उल्लेख है। वो भी इसमें माना जाता है कुमार जी सिंधिया ने वो दालान निर्माण के लिए दरगाह में पैसा दिया था, इसीलिए उनका उल्लेख इसके अंदर मिलता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे प्यारे मित्रों पुरातात्विक स्रोतों के अंदर मुद्राएं और सिक्कों के संबंध में। तो प्यारे मित्रों अपन बात करते हैं मुद्राओं और सिक्कों के बारे में। तो राजस्थान के मुद्राओं और सिक्कों के बारे में बात करने से पहले एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का सबसे प्राचीनतम जो सिक्का है वो आहत या पंचमार्क है। आहत या पंचमार्क भारत का सबसे प्राचीन सिक्का माना जाता है, जिस पर किसी भी प्राकृतिक वस्तु का चित्रण होता था, जानवर का वगैरह का चित्रण होता था। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अजमेर में 11वीं व 13वीं सदी में तांबे, चांदी व सोने के सिक्के प्रचलित थे, जिन्हें ब्रह्म, विंशोपक व रूपक व दिनार कहा गया। दिनार कहा गया। इसके अलावा हम बात करें तो
महाराणा कुंभा अपन ये कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा के शासन काल में सिक्कों पर कुंभकर्ण या कुंभल मेरु अंकित मिलता है। इसके अलावा अपन बात करें मेवाड़ की, तो अकबर के शासन काल में मेवाड़ में एलची सिक्के प्रचलन में आए। अब यहाँ पर 3-4 चीज ध्यान रखना कि भारत का सबसे प्राचीनतम जो सिक्का है वह आहत या पंचमार्क माना जाता है। अजमेर में जो सिक्के प्रचलन में आए 11वीं-13वीं शताब्दी में, उनको अपन द्रम, विंशोपक, रूपक या दिनार कहते हैं। महाराणा कुंभा के समय के जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, जो कुंभकर्ण और कुंभल मेरु सिक्कों पर यह उत्कीर्ण अपन को मिलता है। अकबर के शासन काल की भी बात करें तो मेवाड़ में एलची सिक्के अकबर के शासन काल में प्रचलित माने जाते हैं। अब अगर बात करें अपन रियासत के हिसाब से राजस्थान में कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित है, तो उनके संबंध में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, जोधपुर में एक तो विजयशाही, एक भीमशाही, एक दप्पूशाही, और बबूलिया। ये सिक्के इसे जोधपुर रियासत में प्रचलित थे। अब जयपुर की बात करेंगे तो झाड़शाही, मोहम्मद शाही, और अखेशाही। इस प्रकार से जयपुर में ये 3 प्रकार के सिक्के प्रचलन में थे। उदयपुर की बात करें तो अपन स्वरूपशाही, चांदोड़ी, इसके अलावा एलची और शाह आलमी सिक्के प्रचलन में थे। इसके अलावा जैसलमेर की बात करेंगे तो अखेशाही, एक मोहम्मद शाही, ये सिक्के यहाँ प्रचलन में थे। एक तालिका सिक्का और था डोडिया, जिसको डोडिया बोलते थे। एक बांसवाड़ा में थे सालिम शाही, और लक्ष्मण शाही। सालिम शाही और लक्ष्मण शाही। इसके बाद में डूंगरपुर में उदय शाही, इसके अलावा बूंदी में रामशाही, कटार शाही, चेरे शाही,
और 1100 11 बोल सकते हैं अपन इसको। इसके अलावा झालावाड़ में मदन शाही सिक्के प्रचलन में थे। और अगर बीका की बात करें अपन तो गजशाही, कोटा में कुमानशाही, धौलपुर में तमंचाशाही, और अलवर में रावशाही। अजमेर की बात करेंगे तो द्रम, रोपक और दिनार। इस प्रकार से कन्वय सिक्के मिलते हैं। अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में नाथद्वारिया, त्रिशूलिया, पारुतक्रम, देवा, आदि सिक्के यहाँ पर प्रचलन में माने जाते हैं। कुछ एक दो सिक्के और है, गदिया, हदिया, दिरहम, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर आपके जो मुद्राएं और सिक्के हैं इसको आप अच्छे तरीके से देख ले। कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अधिकांश क्वेश्चन रियासतों में आता है। ध्यान रखें कि भाई जोधपुर रियासत में कौन सा सिक्का प्रचलित था, फिर ये विजयशाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इंपोर्टेंट यही से बनता है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि विजयशाही, भीमशाही, डब्रूशाही, बबूलिया जो सिक्के हैं जोधपुर में थे। जयपुर में जाटशाही, मोहम्मदशाही, अक्केशाही। उदयपुर की बात करें तो स्वरूपशाही, चांदोड़ी, एलची, शाह आदि सिक्के वहां प्रचलन में थे। जैसलमेर की बात करें तो अक्केशाही, मोहम्मदशाही, डोडिया नामक सिक्का। और बांसवाड़ा की बात करें तो सालिम शाही, लक्ष्मण शाही सिक्के। डूंगरपुर की बात करेंगे तो उदयशाही, और बूंदी की बात करेंगे तो रामशाही, कटारशाही, चेरेशाही। झालावाड़ की बात करेंगे तो मदनशाही, बीकानेर की बात करेंगे तो गजशाही, कोटा की बात करेंगे तो कुमानशाही, धौलपुर की करेंगे तो तमंचाशाही, अलवर की करेंगे तो रावशाही, अजमेर की करेंगे तो द्रम, बिंदुशाही या दिनार। और मेवाड़ में बहुत सारे सिक्के प्रचलन में थे, जैसे नाथद्वारिया, त्रिशूलिया, पारुतक्रम, गदिया, बदिया, दिरहम आदि, बिंगला वगैरह। ये बहुत सारे सिक्के यहाँ पर प्रचलन में थे। तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। पुरातात्विक जो स्रोत अपन पढ़ रहे थे वो हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं, और अगले वीडियो में साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपसे सभी बच्चों से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि इसका फायदा सबको मिल सके।